brought to you by Bank of Maharashtra. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 फरवरी को 2 लोगों को फोन लगाया। पहला फोन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, करीबन 90 मिनट तक बात हुई। इसके बाद ट्रंप बोले, पुतिन जंग रोकने के लिए बातचीत करने को तैयार हैं और हम मिलकर इस पर काम करेंगे। ट्रंप का अगला फोन गया यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। करीबन 60 मिनट बात हुई। इसके बाद ट्रंप ने बताया कि पुतिन की तरह जेलेंस्की भी जंग रोकने के लिए तैयार हैं। दोनों फोन कॉल के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा, 3 खास बातें जानिए। मैं और पुतिन जल्द ही सऊदी अरब में मिलने वाले हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या यूक्रेन भी जाएंगे, तो बोले अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलना प्रैक्टिकल नहीं है, यानी तर्कसंगत नहीं है। ट्रंप के इन फोन कॉल और बयानों को कुछ जानकार पुतिन की कूटनीतिक जीत के तौर पर देख रहे हैं। क्यों, समझते हैं। रूस यूक्रेन जंग के अब तक के 3 साल में अमेरिका ने कभी रूस की तरफ मध्यस्थता का हाथ बढ़ाते नहीं दिखाया। इन 3 साल में अधिकतर समय जो बाइडेन राष्ट्रपति रहे। मार्च 2023 में तो जो बाइडेन ने पुतिन को मर्डरस डिक्टेटर तक कह दिया था, खूनी तानाशाह। बाइडेन ने सारे कूटनीतिक संबंध भी खत्म कर दिए थे। दूसरी तरफ यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिलता रहा। बाइडेन के इस अप्रोच के उलट ट्रंप ने चुनावी कैंपेन में ही कई मौकों पर यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद की आलोचना की और अब जब वो राष्ट्रपति हैं तो खुलकर बनी बनाई व्यवस्था के विपरीत जा रहे हैं। पुतिन से बात कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि जल्दी मिलेंगे। इसी नाते अब रूस को अमेरिका का अपर हैंड माना जा रहा है। खैर, आदर्श स्थिति तो यही रहेगी कि चाहे जैसे भी हो लेकिन जंग रुके। लेकिन इससे पहले हर पक्ष अपने नजरिए को विजयी बनाने के बाद ही जंग से पीछे हटना चाहता है। तो जान लेते हैं कि असल में कौन क्या चाहता है। रूस की बात करते हैं। वो बातचीत के लिए तैयार तो है, लेकिन हमेशा पुतिन के जून 2024 के तथाकथित पीस प्लान पर ही बातचीत करना चाहता है। क्या है ये पीस प्लान? इसके तहत रूस कब्जा किया गया यूक्रेनी इलाका अपने पास रखेगा। इसके अलावा उसे यूक्रेन के नियंत्रण वाली जमीन का भी कुछ हिस्सा चाहिए। फिर उसे ये भी चाहिए कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की इजाजत ना दी जाए और रूस पर लगाए गए सैंक्शंस हटा दिए जाएं। अब यूक्रेन क्या चाहता है? यूक्रेन का 20% इलाका रूस के कब्जे में है। इसमें क्रीमिया का इलाका भी शामिल है। आप जानते हैं इसे रूस ने 2014 में ही कब्जा लिया था। फिर 2022 के बाद से रूस ने यूक्रेन के 4 और इलाकों को अपने हाथ में ले लिया है। कौन कौन से हैं ये इलाके? डोनेट्स्क, लुगान्स्क, खेरसान और जापोरिजिया। यूक्रेन चाहता है कि कब्जा की गई जमीन उसे वापस मिले और 2014 वाली बाउंड्री रिस्टोर कर दी जाए। यूक्रेन इन सब के अलावा नेटो की सदस्यता भी चाहता है, क्योंकि नेटो सदस्यों को एक गारंटी मिलती है नेटो के आर्टिकल 5 के तहत। यह आर्टिकल कहता है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा और ऐसे हालात में जवाब भी सब एक साथ मिलकर देंगे। हालिया घटनाक्रम के बाद सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप जंग रुकवाते हुए ये सब कुछ सुनिश्चित कर पाएंगे? क्या वो यूक्रेन को 2014 वाली बाउंड्री वापस दिला पाएंगे? इस सवाल का जवाब हम एक्सपर्ट से तो लेंगे ही। पहले अमेरिकी सरकार के लोग क्या कह रहे हैं ये जानिए। ट्रंप के नए नवेले रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेट। उन्होंने यूक्रेन को लेकर कुछ बयान दिए हैं। नेटो हेडक्वार्टर्स में 12 फरवरी को एक मीटिंग चल रही थी, जर्मनी में यूक्रेन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप की मीटिंग। ये ग्रुप नेटो के सभी 32 सदस्य देशों और यूरोपीय संघ का एक गठबंधन है और 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन को सैन्य मदद भेजता है। इस मीटिंग में अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा, 2014 के पहले वाली बाउंड्री पर वापस लौटना अनरियलिस्टिक है, अवास्तविक है। यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिलने की कोई संभावना नहीं है और यूक्रेन की सुरक्षा में अमेरिकी सैनिक तैनात नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा ट्रंप ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया कि पीट हेग्सेट सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुमकिन है कि यूक्रेन को कुछ हिस्से वापस मिल सकते हैं। हमने इस बारे में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के प्रोफेसर अमिताभ सिंह से बात की। पूछा कि क्या अमेरिका का रुख यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका है? क्या यूक्रेन को अपनी जमीन गंवानी पड़ सकती है? देखिए, ये बहुत पहले से ये समझा जा रहा था कि अगर कॉम्प्रोमाइज होगा या वार्ताएं अगर शुरू होंगी तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। और ये माना जा रहा था कि रूस किसी भी तरह जो भूमि उसने अधिग्रहित की है यूक्रेन का, चाहे वो क्राइमिया हो या बाद के दोनेत्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन के इलाके का, और जिसको उन्होंने अपने देश में संवैधानिक परिवर्तन करके मिला लिया है, उस पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। तो ये काफी दिन से ये चला आ रहा था और पूरी जो पश्चिमी दुनिया थी ये मान भी रही थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो किसी तरह वो यूक्रेन की सरकार को प्रॉप अप करके ये कहना चाह रही थी कि आप जीत सकते हैं, आप जीत सकते हैं। लेकिन कमोबेश अगर आप देखें तो वो भूमि लगातार हारते जा रहे थे और हारते ही जा रहे हैं। हाँ, कुर्स्क में उनको एक बढ़त मिली थी, लेकिन वो भी एक बहुत छोटी सी भूमि थी और वो एक अपवाद था पूरे इस प्रकरण का। लेकिन
पूरे अगर आप यूक्रेन में देखें तो 20% भूमि जो है इस समय रूस के कब्जे में है। तो ये सब सारी चीजें थी पहले से ही, और इसी पर पुतिन ने यही एश्योरेंस मांगा था अमेरिका से और वेस्ट से। अगर वैसी स्थिति को अगर आप बरकरार रखने देना चाहते हैं तो यूक्रेन के साथ पूरी पश्चिमी दुनिया ने विश्वासघात किया है। और अगर यही स्थिति थी तो उनको पहले भी ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो ये एक वास्तविक संभावना है कि वहां पर जो परिवर्तन होंगे उसमें उनको अपनी भूमि गंवानी भी पड़ सकती है, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में। लॉन्ग टर्म में 10 साल बाद 15 साल बाद क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन ये संभव है कि ऐसा होगा। अब सवाल है कि ट्रंप का क्या प्लान है, वो क्या चाहते हैं। ट्रंप ने चुनावी कैंपेन में कई बार कहा है कि उनके पास यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म करने का प्लान है। हालांकि उन्होंने इसे कभी साझा नहीं किया, लेकिन उनके रनिंग मेट जेडी वांस ने एक दफे इस प्लान की कुछ डिटेल बताई थी। उसके मुताबिक यूक्रेन की आज़ादी बरकरार रखी जाएगी, यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा, रूस वादा करेगा कि वो उस पर हमला नहीं करेगा। वेंस ने इशारतन ये भी कहा कि यूक्रेन को अपने कुछ हिस्से से समझौता करना पड़ सकता है। उन्होंने क्रीमिया का नाम लिया, कहा अगर अमेरिका यूक्रेन को क्रीमिया वापस दिलवाने में मदद करेगा तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसमें कई जाने जाएंगी। हमने प्रोफेसर मेहताब से पूछा, रूस किन शर्तों पर जंग रोकने के लिए तैयार हो सकता है? अच्छा देख, सवाल ये है कि रूस अगर ये युद्ध रोकना चाहता है तो उसने जो 4 रीजन्स अपने देश में या अपने संविधान में परिवर्तन करके उसको अपने राज्य का हिस्सा बना लिया है, रूसी राज्य का, उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। और वो 4 जो रीजन्स हैं जो जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे यूक्रेन के पास है, दोनेत्स्क, लुहान, जापोरेजिया और खेरसोन, वो चारों रीजन को उनको देना पड़ेगा एज अ कॉम्प्रोमाइज। दूसरा, क्राइमिया जो मूलतः रूसी बाहुल्य क्षेत्र है वो कभी लौटाना नहीं चाहेंगे। और 2014 में जब इन्होंने वापस लिया था, उनका सबसे बड़ी शर्त ये थी कि देखिए हमने उसमें कॉम्प्रोमाइज किया था क्योंकि हमारी साझा नेवल फ्लीट थी वहां पे, और वहां पर हमारा जो नेवल हेडक्वार्टर था। लेकिन क्राइमिया को वापस देने के लिए रूस तो मुझे नहीं लगता है कतई तैयार होगा। और जो उसका जो ब्रिज जो जोड़ती है, जिसको यूक्रेन ने 2 बार तोड़ने की कोशिश की है, वो एक सिंबॉलिक तौर पर पुतिन ने उसका उद्घाटन किया था, खुद ट्रक चला के रूसी मेनलैंड से क्राइमिया तक गए थे। वो भी एक तरीके का बताने का तरीका था कि किसी भी तरह से हम क्राइमिया को अपना पार्ट बनाना चाहते हैं और बना लिए। तो वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हाँ, अगर बाद में क्या होगा, मैंने वही कहा 10 साल 15 साल के बाद क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस समय जो स्थिति है और इस समय जो जनमानस का नजरिया है, वो कभी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा कि क्राइमिया उनको वापस दिया जाए। ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका और नेटो के रिश्तों में भी तनाव शुरू हो गया है। ट्रंप का आरोप है कि दूसरे सदस्य देश इस पर कम खर्च कर रहे हैं, जबकि अमेरिका इसमें हद से ज्यादा पैसा बहा रहा है। 2006 में हुए एक समझौते के अनुसार नेटो के हर सदस्य को अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस पर खर्च करना होता है ताकि संगठन की सैन्य ताकत मजबूत रहे। लेकिन अभी तक सिर्फ 23 देश इस टारगेट को पूरा करते हैं। 2023 तक सिर्फ 10 देश ऐसा करते थे। 2014 तक तो इनकी संख्या महज 3 थी। पीट हेग्सेट ने 13 फरवरी वाली मीटिंग में कहा कि इन देशों को 2 नहीं बल्कि 5% खर्च करना चाहिए। 2018 के नेटो समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से बाहर जाने के भी संकेत दिए थे। उनकी मांग थी कि बाकी सदस्य भी डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट को पूरा करें। फरवरी 2024 की एक रैली में ट्रंप ने यह तक कह दिया कि अगर नेटो देशों ने अपना डिफेंस खर्च नहीं बढ़ाया तो वो रूस को नेटो देशों पर हमला करने को उकसाएंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नेटो, अमेरिका और यूक्रेन की कहानी कौन सा मोड़ लेगी। फिलहाल दिन भर की सुर्खियों का रुख करते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बीते दिनों भयानक आग लगी थी जो कई दिनों तक धधकती रही। अब इसके आफ्टर इफेक्ट दिख रहे हैं। लोगों के मकान दुकान का क्लेम देने से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां नानुकुर कर रही हैं। राज्य में फेयर प्लान पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस देने वाली प्राइवेट कंपनियों से अतिरिक्त $1 अरब यानी करीबन 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग की जा रही है। जबकि इन इंश्योरेंस कंपनियों का कहना है कि हम तो पहले से ही पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। अब ये फेयर प्लान पॉलिसी क्या है? एक तरह की सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी। कैलिफोर्निया की सभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां ये पॉलिसी जारी करती हैं और ये करने के लिए वो राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी रहती हैं। आग से भारी तबाही के बाद हजारों लोग इस प्लान के तहत इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं। जितनी संख्या में लोग क्लेम कर रहे हैं उस हिसाब से इस प्लान को मैनेज करने वाले फेयर प्लान एसोसिएशन के पास पैसे नहीं हैं।
एसोसिएशन के राज्य के इंश्योरेंस कमिश्नर रिकॉर्डो लारा को एक पत्र लिखा और मांग की कि इंश्योरेंस क्लेम करने वालों का तत्काल सेटलमेंट कराया जाए। इस प्रस्ताव को इंश्योरेंस कमिश्नर ने मंजूर कर लिया, जिसकी जानकारी उनके ऑफिस ने 11 फरवरी को प्रेस रिलीज जारी करके दे दी। साथ ही सभी कंपनियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इंश्योरेंस क्लेम को क्लियर करें। कमिश्नर के निर्देश के बाद इन सभी कंपनियों को काफी घाटे का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 4 फरवरी तक ही फेयर प्लान के तहत 4700 से ज्यादा क्लेम आ चुके हैं, जिसमें कम से कम आधे क्लेम तो टोटल लॉस के हैं। माने जितने का नुकसान हुआ वो सारा का सारा भरपाई उसकी कंपनी करेगी। इस प्लान के तहत 2024 में ही लगभग 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया था, जो कि 2020 की तुलना में दोगुने से ज्यादा है। दूसरी सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से क्या बात हुई, इन सवालों के जवाब दिए भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने। 12 जनवरी को प्रेस ब्रीफिंग की, बताया कि दोनों नेताओं ने साथ में प्लेन से मार्सिले की यात्रा की। ये यात्रा दोनों के बीच गहरे विश्वास का प्रतीक है। मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान दोनों देशों में स्पेस, डिफेंस, एआई से लेकर के सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन जैसे मुद्दों पर बात की गई। वहीं दोनों नेताओं ने आधुनिक न्यूक्लियर रिएक्टरों का संयुक्त रूप से विकास करने पर सहमति जताई है। दोनों के बीच मिसाइलों, पनडुब्बियों और फाइटर जेट की खरीद पर भी बात हुई। स्वदेशी हेलीकॉप्टरों और सैन्य विमानों के लिए इंजन पर बात की गई।